नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर शीर्ष आप देख रहे हैं, शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक में यह माना जा रहा है कि बैठक के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हालांकि पेच 3 सीटों पर फंसा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि 28 में से 25 सीटों पर कांग्रेस में से आए नेताओं को ही मौका दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। इंतजार बीजेपी की लिस्ट का हो रहा है, उस लिस्ट का जिसके 28 में से 25 नाम पहले से ही करीब करीब तय माने जा रहे हैं। इस इंतजार के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे ने लिस्ट को लेकर उम्मीदें जगा दी है। दिल्ली में आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एमपी में उपचुनाव के लिए बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी में पेच सिर्फ 3 सीटों पर फंसा हुआ है। वो 3 सीटें जौरा, ब्यावरा, आगरमालवा हैं, जिस पर नाम फाइनल करने के लिए पैनल भी बना है। 25 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के वो नाम फाइनल माने जा रहे हैं जो कांग्रेस से आए हैं। उन पर अगर नजर डालें तो ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, डबरा से इमरती देवी, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, सांची से प्रभुराम चौधरी, सामवेर से तुलसीराम सिलावट, सुमावली से एदल सिंह कंसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, अंबा से कमलेश जाटव, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, भांडेर से रक्षा संतराम, करेरा से जसवंत जाटव, पोहरी सुरेश धाकर, अशोकनगर जजपाल सिंह, मुंगावली ब्रजेंद्र सिंह यादव, अनूपपुर से विसाहुलाल सिंह, हाट पिपलिया से मनोज नारायण चौधरी, बदनावर से राजवर्धन सिंह, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग। मध्य प्रदेश का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। 25 सीटों पर अभी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। लेकिन 3 सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये अंदर खाने की खबर है। कई मेहमान इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी अपने नामों को सामने रखेगी। क्या पेच कोई फंसा हुआ है जिसके चलते इतना डिले किया जा रहा है? क्योंकि अगर 25 नाम लगभग तय हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी से आए बीजेपी में उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, तो 3 सीटों को लेकर किस तरह का फिर पेच फंस सकता है? मोटे तौर पर औपचारिक घोषणा शेष है जी। सभी लोगों को चुनाव लड़ना है और काफी दिनों पहले से वो चुनाव क्षेत्र में अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर के आए, विधायक पद को छोड़ करके आए, तो भारतीय जनता पार्टी में ना अंतर विरोध है, ना भारतीय जनता पार्टी में लेट लतीफी है। केवल एक परिस्थिति है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद कोरोना से ग्रसित हो गए थे। उसके बाद उनके पिताजी का देहावसान हो गया। 13 दिन वो व्यस्त रहे। अब ये सब लोग दिल्ली में बैठ रहे हैं और अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है। तो वो सब घोषणा मुझे लग रहा है वो ही जाएगी। किसी प्रकार का कोई गफलत भी नहीं है। 2-3 सीटें जहां पर थोड़ा सा अन्य लोग भी इच्छुक हैं टिकट के लिए, पार्टी सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन सदैव करती है। सभी मापदंडों पर जो खरा उतरे और विजयश्री के ज्यादा नजदीक हो, उसका चयन होगा। और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ ये उपचुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। कांग्रेस अपनी आंतर कलह से दुखी है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस चुनौतियों से कम परेशान है, पनौतियों से ज्यादा परेशान है। हर नेता कांग्रेस को कहीं ना कहीं डेंट देता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, बात कांग्रेस पार्टी से भी होगी। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बीजेपी सिरे से खारिज करती आ रही है इस उपचुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर। वो कह रही है कि किसी तरह की कोई पशुपेश की स्थिति नहीं है, और ये वाकई सच बात भी है, क्योंकि 25 सीटों पर जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उन्हें टिकट देना तो तय है। 3 सीटों को लेकर किस तरह से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग की जो 25 सीटें हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में विधायक आए हैं, जो कि लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हम देख ही रहे हैं कि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार के लिए जा चुके हैं और मंच से वो खुले तौर पर ये कहते भी हैं कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट या फिर प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी ही क्यों न हो। मगर जो बाकी की 3 सीटें हैं उसको लेकर ज़रूर पेच फंसा हुआ है, जहाँ पर जो हैं वो विधायकों का निधन हो गया था, उनके चलते ये सीटें खाली हुई है। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अनुराग यही है कि अगर पेच नहीं फंसा हुआ है, अगर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो फिर लिस्ट जारी करने में आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है? क्यों आखिरकार इतनी बैठकें हो रही हैं? कभी भोपाल में बैठक होती है, कभी दिल्ली में बैठक होती है। अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुँचेंगे, चुनाव समिति की वहाँ पर भी बैठक होगी। तो आखिर इतने मंथन की ज़रूरत क्या आन पड़ी है? क्योंकि सब कुछ आपके सामने है कि ये हमारे 25 वोट वाले प्रत्याशी हैं और 2-3 सीटों को लेकर दिल्ली में बैठक होना ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि आप देखिए कि कई तरह के प्रदर्शन बीजेपी में भी हो चुके हैं। अंतरकलह की अगर आप बात करें, जब ये नेता कांग्रेस के बीजेपी में आए हैं, सबसे बड़ा उदाहरण दीपक जोशी हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था। शुरुआत में उनके किस तरह के बयान थे, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और तब जाकर उन्होंने कहा कि और इस तरह की घटनाएं तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। हालिया भी ब्यावरा की सीट को लेकर किस तरह से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से ये भी धैर्यवर्धन जी आपसे छुपा नहीं होगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे शुभम, धैर्यवर्धन जी का भी रुख करेंगे, फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। मोहित, बहुत जल्दी से अपडेट आपसे ले लेते हैं क्योंकि उपचुनाव होना है 28 सीटों पर, बावजूद इसके सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हो जाएं तो हम लोग उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे, जबकि पेच फंसता हुआ नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, क्योंकि 25 सीटों पर तो नाम लगभग तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय कर लिया जाएगा कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। पिछली बार जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो हमने उनसे बातचीत की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी तो हमारे, हमने बोला उनसे कि कांग्रेस तो फ्रंट फुट पे चल रही है, प्रत्याशियों के मामले में आप बैक फुट पे क्यों चल रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि आपके सामने सारे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर सब कुछ साफ है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कितना आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? आप क्यों लगातार जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं? आप क्यों लगातार नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक आए हुए हैं उसमें से कई विधायकों को टिकट नहीं देने के मन में भारतीय जनता पार्टी है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बैठक शिवराज सिंह चौहान की हुई थी जब वो दिल्ली पहुंचे थे। तो कुल मिला के आज की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऑन कैमरा ये बोल चुके हैं कि जो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किए हुए हैं या जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा। ठीक है मोहित, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे फिरोज सिद्दीकी साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें, 24 सीटों पर तो आपने भी नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन महज 4 सीटों के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप लोग बीजेपी पर सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोग 3 सीटों को लेकर आत्ममंथन नहीं कर पाए या फिर आपसी सामंजस्य नहीं है। आपकी 4 सीटों को लेकर सवाल है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो 4 सीटें थी, उस 4 सीटों का जो पैनल है वो दिल्ली पहुंच चुका है। एक्चुअली ब्यावरा का पैंच हमारा फंसा था, क्योंकि ब्यावरा में प्रत्याशी का अभी हमारे जो प्रत्याशी थे गोवर्धन दांगी जी विधायक थे, उनका निधन हुआ था। तो हमको उसमें एक समन्वय बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं से बैठक के लिए बस 15 दिन तो चाहिए थे, इसलिए वो एक सीट हमारी रुकी रही। एक सीट पे हमारे कोई दो तीन प्रत्याशी एक ही मतलब है कि एक ही स्तर के हैं, उसमें से किसी एक का चयन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हमारा पूरा मंथन सब चीज कल परसों के दिन हम आशीर्वाद के लिए आया था। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कह रहे हैं पहले वो विकास के लिए ऐसे हालात मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुए, जहाँ हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। और आज मध्य प्रदेश
गवाह है कि किस प्रकार के सौदा किया, बोली बोलकर सरकार बनाई। प्रजातंत्र डूब रही है, संविधान डूब रहा है, मध्य प्रदेश डूब रहा है। आज मध्य प्रदेश बच जाए, इसका आशीर्वाद, इसकी प्रार्थना मैं कर रहा हूं। कल एक दावा किया गया कि 30 दिन बाद एक बार पुनः आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या लगता है महाराष्ट्र विकास की जोड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली? किस प्रकार से आप लोग देखना पड़ेगा इस उपचुनाव? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जागरूकता है। मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उन्हें ठगा गया है, मुंह तोड़ जवाब ये देंगे। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, मैं कमलनाथ हूँ। मैं इस प्रकार के दावे ना करता हूँ, ना घोषणाएं करता हूँ। मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी, देश की राजधानी बन रही है। मध्य प्रदेश बेरोजगार की राजधानी बन रही है। मध्य प्रदेश किसानों की पीड़ा देश भर की राजधानी बन रही है। ये मध्य प्रदेश का चित्र सबके सामने है। दरअसल देश से जो तमाम रेप के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर, चाहे वो बात हाथरस की हो, चाहे बात खरगोन की हो, चाहे बात नरसिंहपुर की क्यों ना हो, इसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे कमलनाथ, और उन्होंने चुनाव को लेकर तमाम बातें कही। बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे कि वो चुनावी बैतरणी पार कर लेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास आए, बहुत छोटा सा रिएक्शन इन तमाम बातों पर। धैर्यवर्धन जी आपसे, कमलनाथ बहुत आश्वस्त है चुनाव जीतने को लेकर। आपने फिरोज सिद्दीकी, धैर्यवर्धन जी चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन चुनाव जीतने में जो सबसे बड़ी भूमिका होगी फिरोज सिद्दीकी साहब, वो आपके कंटेस्टेंट की होगी, वो आपके उम्मीदवारों की होगी। एक सर्वे भी करवाया गया, जैसा कि बताया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। वो सर्वे किस आधार पर था? और क्योंकि खास तौर पर वो नेता जो आप लोगों के यहाँ से चुनाव जीते थे इन सीटों पर, वो चले गए दूसरी पार्टी में, तो उनके मुकाबले आप लोगों ने क्या समीकरण बैठाते हुए इन उम्मीदवारों को टिकट दिया है? देखिए, कांग्रेस में हर सीट पे 2-2, 3-3, 4-4 प्रत्याशी हमेशा रहे, जो टिकट के दावेदार रहे और एक अच्छे लीडर रहे। अब हमने इस बार सर्वे कराया, जनता से बात हुई, और जो हमको से एक सामाजिक समीकरण मिलाना था, हमको एक महिला कोटा फिक्स करना था, युवाओं का कोटा फिक्स करना था, उस तरीके से कोटा फिक्स करके और हमने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। और अभी आप देखिए, हमारे प्रत्याशी जितने फील्ड में है, सभी लोग उनको पूरा संगठन से बात हुई है और संगठन ने भी कहा कि ये ठीक है। उन्हीं सभी प्रत्याशियों को हमने टिकट दी और फील्ड में बहुत अच्छा हमको जनता की तरफ से फीडबैक मिल रहा है। और हमको स्वस्थ हैं हम कि जो कमलनाथ जी ने उपलब्धियां थी उसको जनता ने सराहाया है। अगर हम रेप के मामले में बात करें तो 54% रेप में कमी आई थी। रेप के मामलों में, ओवरऑल क्राइम में 19% कमी आई थी। ये ज्वलंत मुद्दा है, ये भी जनता के सामने आ रहा है। कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि कोई महिला पीड़िता जो है वो थाने के चक्कर लगाती रही और उसकी ना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ऐसी हमें कहीं कोई शिकायत हमारे 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में नहीं। आंखें बंद कर लेने सिद्दीकी साहब, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंगरौली की घटना तो याद है ना आपको, कमलनाथ के शासनकाल में घटी थी। देखिए, सारी महिला अपराध की बात आप क्यों कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके मर्डर तक कर दिया गया, ये तो आपके शासनकाल की कहानी है। हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो स्टेट लगातार नंबर 1 थी उसमें 54% अगर हम कम कर दें, ओवरऑल क्राइम में 19% कम कर दें, एक साल के अंदर वही पुलिसिंग, ढीली ढाली पुलिस व्यवस्था जो शिवराज जी देके गए थे, उसी पुलिस व्यवस्था की को लेके
ये एक उपलब्धि है ये, और ठीक है हमारे फिरोज रिकॉर्ड सिद्दीकी में साहब, ये जनता तो इस पर ऐसी बहुत आदमी अच्छे से आपको कहती है। तौलेगी और उसके बाद आप लोगों को वोट मिलेंगे। ये सब कुछ जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन धैर्यवर्धन जी, अभी कमलनाथ कह रहे थे और वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया, बहुत अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो शिवराज जैसे वायदे नहीं करते हैं, वो चुनाव जीतने पर भरोसा रखते हैं और वो आश्वस्त हैं कि पूरे 29-28 सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। क्या कहेंगे उस चीज को लेकर आप? कमलनाथ जी ठीक है, वादे कम करते हैं पर काम भी तो कम करते हैं। वो हीरोइन की कमर में हाथ डालने के बजाय उनकी क्या उपलब्धि पिछले 15 महीनों की, छिंदवाड़ा और वल्लभ भवन के अलावा कहीं देखे जाते थे? किसी के सुख दुख की उन्होंने चिंता की? कहीं जमीन प्रशासन, कहीं आपको देखा कि मंत्रिमंडल के सहयोगी या मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर के उनकी सुनवाई कर रहे हैं? और बचा खुचा खेल उनका राष्ट्रीय नेतृत्व बिगाड़ देता है। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? दोनों बहन भाई इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हाथरस की ओर चढ़े बैठे हैं। ये बुलंदशहर में रिजवान ने बलात्कार किया, वहां क्यों नहीं गए? आजमगढ़ में दानिश ने बलात्कार किया, वहां क्यों नहीं गए? बलवानपुर में शायद और साहिल ने बलात्कार किया, वहां कांग्रेस पार्टी झंडा उठा करके आंदोलन करने के लिए क्यों नहीं जा रही? ये दोहरे रवैया क्यों है? ये लोगों में जातिगत पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी उन सबको अरेस्ट किया है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना सर कि वो जब 15 महीने सत्ता में थे तो 54% के अपराधों में कमी आई थी। जो जनरल अपराध थे उनमें 19% और महिला अपराधों में 54% की कमी आई थी। वो तो ये आंकड़ा बता रहे हैं आपको। अब वो आंकड़ा 4 दिन में उन्होंने बता दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी को सरकार आई हुए कितने दिन हुए और ये आंकड़ेबाजी करने लगे? सर अभी की सरकार के 7 महीने आप देखेंगे, उससे पहले के भी 15 साल के शासनकाल को इसमें इंक्लूड करेंगे। मोहित आ रहे हैं आपके पास? नहीं, मैं मेरी लाइन तो सुन लीजिए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में वो दल है जिसने बलात्कार के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम अपराधियों को ठिकाने लगाने। सर कितने अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई है? 23-24 ऐसे मामले हैं जिसमें कि फांसी की सजा का ऐलान किया गया। फांसी के फंदे पर कितने चढ़ गए? अनुराग जी, यह तालिबानी व्यवस्था थोड़ी है। तो सर ऐसी व्यवस्था का फायदा ही क्या जिसमें सिर्फ सजा सुनाकर आप इंतजार करते रहिए? ऐसी व्यवस्था का फायदा क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जा रहे हैं, यही कर सकती है सरकार। सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाइएगा तो विकल्प उसके बाद देखिए ना सर कि कितने। तो कानून में कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए कि जो दोषी है उसे त्वरित सजा मिले और जो पीड़ित पक्ष उसे न्याय मिले। नहीं, पर कानून में ये प्रावधान कैसे कर सकते हैं कि निचली अदालत सीधे फांसी पर टांग दे? उसके बाद तो इसके लिए तो आप ही को सोचना है ना सर। विधायी कामकाज के लिए कानून बनाने के लिए आप सरकार में है ना सर। तो कानून ये बनाया जाए ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि ये मामला लंबा न खींचे। तुरंत दान तुरंत कल्याण। ठीक है मोहित संक्षेप में अपनी बातें कह लीजिए, फिर मैं शुभम का रुख करता हूं। मोहित, बलरामपुर के लिए फास्ट ट्रैक क्यों नहीं? हाथरस के लिए आपने सीबीआई जांच की कर दी बात, आपने बलरामपुर के लिए फास्ट ट्रैक क्यों नहीं? कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कल डेलीगेशन जाकर मुलाकात कर लेता है। 12 में क्या आपका डेलीगेशन जाएगा? बलरामपुर में क्या आपका डेलीगेशन जाएगा? आजमगढ़ में क्या आपका डेलीगेशन जाएगा? सवाल का जवाब दीजिए। धैर्यवर्धन जी संक्षेप में। नहीं, हमने कहा ना बाकी जगह पर उन अपराधियों को जेल में डाल दिया गया 376 के केस में, और फास्ट ट्रैक में मुकदमे उन पर चलाए जाएंगे क्योंकि हाथरस को नहीं सर। देखिए क्या है ना, आप जिस फास्ट ट्रैक का हवाला दे रहे हैं तो सीबीआई जांच आपने कर दी। नहीं ठीक है धैर्यवर्धन जी सुनिए। ठीक है धैर्यवर्धन जी सुनिए, आप जिस फास्ट ट्रैक का जिक्र कर रहे हैं ना सर, उसकी असल हकीकत ये है कि अगर निचले अदालत में भी सुनवाई होनी थी तो मामले पर सुनवाई लंबी चलती रहती और उसके बाद फिर कहीं जाकर फैसला सुना दिया जाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, फैसला सुना दिया जाता है, फिर उसके बाद अगली अदालत, फिर उसके बाद अगली अदालत, फिर अगली अदालत, मामला तो खिंचता चला जाता है ना सर। न्याय की बात हो रही है, न्याय नहीं मिलता ना सर। लेकिन बात यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर है शुभम, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि आज टिकट का औपचारिक ऐलान हो सकता है और 25 सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। मोहित आ रहे हैं क्योंकि बात टिकट बंटवारे को लेकर चल रही है। शुभम, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन सीटों पर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लंबे समय से एक्टिव थे, बहुत पुरजोर तरीके से चुनाव भी लड़ा। केपी यादव ने हालिया भी लोकसभा इलेक्शन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया, यानी कि कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की होगी ये पता चला। लेकिन इस बार 25 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या अपने आप को दरकिनार महसूस नहीं करेंगे अगर कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ताओं को या नेताओं को टिकट दिया जा रहा है तो?
देखिए, इस तरह की निराशा तो है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई 20 सालों से 25 सालों से वहाँ पर राजनीति कर रहा है और किसके खिलाफ, जो आपके खिलाफ प्रत्याशी आज बीजेपी में आ चुका है, तो ऐसे में बिल्कुल नाराज़गी है कार्यकर्ताओं में, और समय समय पर ये नाराज़गी हमें देखने को भी मिलती है। आप देखिएगा कि जो वहाँ के प्रत्याशी हुआ करते थे बीजेपी के, वो कम ही उस तरह के मंच पर नजर आते हैं। जब कोई बड़ा नेता वहाँ पर पहुँचता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तभी ये नेता वहाँ पर मौजूद होते हैं, मगर आमतौर पर वो उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आते। और ऐसे में इन नेताओं को भी ये कहा गया है कि आप तो वैसे ही विधायक नहीं थे, 5 साल के लिए हारे हुए थे, यही लोग विधायक थे और यही चुनाव लड़ रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उन नेताओं को लगता है कि अब उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होता जा रहा है। और अगर आगे क्या होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जो है कद पद लगातार बढ़ते जा रहा है, अगली जो 3 सालों के बाद फिर से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर कार्यकर्ता और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो ज़रूर परेशान है। हालांकि बीजेपी बार बार ये अनुराग दावा करती है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सभी हमारे यहाँ नेता संतुष्ट है, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, और कांग्रेस ने इसका फायदा भी उठाया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पारुल साहू को देखें, जो कि 2013 में ही जिन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को हराया था, 2018 में उनके टिकट नहीं मिला, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई है, गोविंद सिंह राजपूत के सामने चुनाव लड़ रही है। और ऐसे ही 3-4 प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी से आए हुए हैं, जो कि अब कांग्रेस में एक तरह से प्रत्याशी बनाए गए हैं। ठीक है शुभम, तो इस तरह से दोनों ही पार्टियों में चल रहा है। मोहित को सवाल पूछना चाह रहे थे, लगता है कि ये ठीक है शुभम, अब ये सीटों को लेकर बातें होती रहेंगी। मोहित जो सवाल पूछ रहे थे आप पूछ लीजिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सिर्फ इतना ही सवाल था कि 12 में अब तक भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन क्यों नहीं गया, बलरामपुर में आपका डेलीगेशन क्यों नहीं गया, आजमगढ़ में अब तक आपका डेलीगेशन क्यों नहीं गया। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से चलती रहेगी। फास्ट ट्रैक की आपने बात की, आखिर क्यों नहीं आजमगढ़ में फास्ट ट्रैक, अब तक वहाँ पे फास्ट ट्रैक के हिसाब से केस चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार रेप को लेकर राजनीति हो रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है साहब, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में रेप होता है, आजमगढ़ में रेप होता है, हाथरस में रेप होता है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 12 में रेप होता है। आखिर बच्चियां कब सुरक्षित होंगी उत्तर प्रदेश के भीतर, राजस्थान के भीतर? बताइए, जवाब दीजिए आप। मैं आपसे यही बात कर रहा था। आप मुझे बताइए, मृत्यु दंड से बड़ा कोई प्रावधान हो सकता है क्या? मृत्यु दंड का प्रावधान किसने किया? सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया था, फिर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में। साहब, रेप हो जाने दीजिए, फिर मृत्यु दंड दीजिए। अपराधियों में खौफ होना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए कि इस तरीके का दुस्साहस ना कर पाए, पर खड़े करके गोली मार दो। अपराधियों में खौफ होना चाहिए। लगती है। और कांग्रेस के नेता जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, क्या उसका जवाब हम भी नौटंकी करके दें? हमारी स्थानीय यूनिट उन सब पर नजर बनाए हुए, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई हीला हवाली है, हमारा नेतृत्व तो संबंध में निर्णय करेगा, पर हम किसी की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करते। इस प्रकार की घटना होने के बाद उसके परिवार का तमाशा नहीं बनाना चाहते। ठीक है फिरोज सिद्दीकी साहब, ये बातें हो गई रेप के मामले को। असल में जो मुद्दा है वो उपचुनाव का T20 है। बहरहाल अगर फिरोज सिद्दीकी साहब मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी पार्टी में जब टिकट का बंटवारा किया तो भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं को खास तौर पर तवज्जो दी गई, कुछ एक नाम मैं गिना भी सकता हूं उंगलियों पर। तो क्या आपके भी कार्यकर्ताओं में यह सवाल नहीं है कि हम लोग तो लंबे समय तक आप लोगों के लिए काम करते रहे, बावजूद इसके जब टिकट देना था तो बीजेपी से आए हुए लोगों को तवज्जो दी गई? देखिए, ये कांग्रेस, कमलनाथ जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर पहले ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से बात की, हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे बात की, और जब जमीनी कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए सहमति दी कि हाँ, इन लोगों को हम टिकट दिया जा सकता है, हमारे पास जो कैंडिडेट है वो सामाजिक समीकरण में या किसी और वजह से वो फिट नहीं है, और हम अगर इनको टिकट देते हैं और ये पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं तो पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, तो हम लोगों ने दिया है उनको टिकट। इसमें हमारी पार्टी के अंदर कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। पूरी पार्टी एक साथ एकजुट होकर सबके साथ, चाहे पारुल साहू हो या सतीश सिकरवार हो या प्रज्ञीलाल जाटा हो, फूल सिंह बरैया हो, सबके साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और कहीं हमारी पार्टी में इसके लिए द्वंद्व नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ। आप लोग अगर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त की गई, या फिर आप लोग आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर आपके नेताओं को प्रभावित किया गया, तो इस तरह के आरोप आप पर क्यों ना लगे? राजनीति तो एज सिमिलर एज नजर आती है, बिल्कुल बराबरी की। देखिए, अगर बेंगलोर जाके कौन सा हमारा प्रत्याशी वापस आया भोपाल? ऐसा तो कोई नहीं हुआ।
किसी ने अपनी विधायक की पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सभी लोग हैं वो कह रहे हैं, वो तो अभी आज पार्टी के में जनता के सामने हैं वो लोग कि मैं अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हूं, आप लोग मुझे चुनिए। आप जनता चुनेगी तो वो विधायक बनेंगे, नहीं चुनेगी तो नहीं बनेंगे। तो ये तो सब चीजें जनता के सामने है। नहीं धैर्यवर्धन साहब, लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं तो ये बिल्कुल सोचूंगा, और जाहिर तौर पर आप भी अगर कार्यकर्ता हैं तो आप भी ये सोचेंगे कि अगर सालों साल आपने मेहनत की है तो आपको उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर आप जब टिकट बंटवारा हुआ तो वो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता कहां थे जो सालों से वहां पर उन सीटों पर मेहनत कर रहे थे कि कांग्रेस से आए हुए नेताओं को एक बार फिर से भरोसा दिखाया जा रहा है उन पर? एक बात आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उन लोगों को चुनाव लड़ा रही है जी, जो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित हुए थे। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात अचानक से बदले और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मन बना लिया कि जनता ने इनको आशीर्वाद इस पंचवर्षीय योजना के लिए दिया था। हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो उस आशीर्वाद की अखंडता बरकरार रहे और बाकी के जो 3 वर्षों का समय बचा है वो ये पूरा करें। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं वो अकेले अकेले घूम रहे हैं। हमारे यहाँ तो बूथ बूथ पर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के बड़े बड़े नेता खुद जा रहे हैं, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, और ये आवश्यक बहुत आखिर में शुभम, दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो लाइन है वो सेम नजर आती है। जो दूसरे पार्टी से नेता आए हुए रहते हैं उन्हें खुश करने के लिए इस तरह की चीजें, उन्हें टिकट दे दिया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन पर क्या पड़ता है? और क्योंकि कार्यकर्ता जो है वही चुनाव जिताते भी हैं, इस बार के चुनाव में क्या ये मुख्य मुद्दा रहने वाला है कि दूसरे नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी गई या कार्यकर्ता साथ हो लेंगे जो दूसरे पार्टी से आए हुए नेता उनके? देखिए अनुराग, इस चुनाव में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीति देखने को मिली है, जिस तरह से दल बदल मिले हैं, जिस तरह से सरकार गिरी है, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा या नहीं। अगर जो जनता चुनती है, अगर जनता तय करती है कि चलिए एक बार फिर से जो है वो समर्थन बीजेपी को रहेगा या फिर कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करती है, तो शायद कम से कम ये प्रचलन दूर हो जाए। क्योंकि अब इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में आगे दिखती रहेगी, जहां पर 5, 10 या 20 सीटों का अंतर नजर आएगा, उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में न रहे, कांग्रेस सत्ता में न रहे। तो जनता पर इस समय काफी डिपेंड करता है कि वो चुनाव नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियों को साफ कर देने वाला एक इवेंट भी कहा जा सकता है मध्य प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया मोहित, शुभम, फिरोज सिद्दीकी साहब और धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।